सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना है इसको। एशियन विंटर गेम्स 2025, कई बार हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अभी फाइनली ये हो चुका है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें पदक तालिका में मेडल टैली में टॉप पर कौन देश रहा है। तो टॉप पर यहाँ पे चाइना रहा। एशियन विंटर गेम्स 2025 की बात कर रहे हैं, इस बार ये इसका नवा संस्करण था जो कहाँ पे हुआ, हार्बिन शहर जो है चाइना का, वहां पे ये हुआ है। 7 से लेके 14 फरवरी तक ये चला था, अभी हो चुका है। और इसका मोटो याद रखना, ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया इसका मोटो था, या आप स्लोगन बोल दो। और मैस्कॉट शुभंकर क्या था, बिन बिन और निनी, जो रिप्रेजेंट करते हैं टाइगर्स को। मेडल टैली में बात करेंगे, चाइना इसमें टॉप पर है 32 गोल्ड, 27 सिल्वर और 26 ब्रोंज के साथ, यानी कि टोटल 85 मेडल के साथ। दूसरे पे साउथ कोरिया, तीसरे पे जापान। अब आप पूछोगे भारत की रैंक क्या है, या भारत मेडल टैली में कौन से स्थान पर है। देखो, भारत ने यहाँ पे एक भी मेडल नहीं जीता, भारत ने खाता ही नहीं खोला। भारत ने अपनी यहाँ से 59 एथलीट्स को हिस्सा लेने के लिए भेजा था, पर मेडल एक भी जना नहीं लेकर के आए। और यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी में, उद्घाटन समारोह में हमारे फ्लैग बियरर ध्वजवाहक कौन थे वो भी मैं आपको बता दूं, आरिफ खान और भवानी थेकेडा, जिनका संबंध स्कीयर खेल से है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, एशियन विंटर गेम्स अभी जो 2025 के हैं वो कहाँ पे हुए, कौन सा संस्करण था, मैस्कॉट क्या है, स्लोगन क्या है, टॉप पर कौन सा देश रहा, टॉप 3 मैंने आपको बता दिए। बाकी मैं आपको ये बता दूं, जो अगले वाले अब जो एशियन विंटर गेम्स हैं वो कहां पर होंगे, वो 2029 में होंगे। कहां पे, सऊदी अरब के नियोम में। पहली बार एशियन विंटर गेम्स हुए थे 1986 में हुए थे, वो जापान में हुए थे, और उसमें टॉप पे जापान ही रहा था। और अभी आपने देखा होगा 1-2 साल पहले जो 2022 में थे, चाइना के हांगजाऊ में, हमने पढ़ा भी था, वो समर एशियन गेम्स थे। ठीक है, तो यहां से बनने वाले जिस जिस तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब इसी तरह से कुछ और टूर्नामेंट्स जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, जो होने वाले हैं, कुछ हो गए, वो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो देखो, अगर पूछे वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप 2026, ये कहां पर होंगे, हंगरी में होंगे, पहली बार होंगे। एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2026 ऑस्ट्रेलिया में होंगे, और 2029 वाले उज्बेकिस्तान में। 2027 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे ब्राजील में, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 वाले हुए थे यूएई में, इसको न्यूजीलैंड ने जीता, साउथ अफ्रीका को हराया था। और जो पुरुषों का टी20 वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, इसको भारत ने जीता था, साउथ अफ्रीका को हराया था। और अभी हमने देख लिया 2025 में जो 38वें नेशनल गेम्स हुए, उत्तराखंड में हुए थे, जिसका मैस्कॉट मौली था, और इसमें टॉप पर सर्विसेज रहा, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा था, अभी 2-3 दिन पहले ही हमने पढ़ा। उसके अलावा 2025 में जो BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप है, ये गुवाहाटी में होंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 में बीजिंग चाइना में होंगे। थॉमस कप और उबेर कप, थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, और ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है उबेर कप, 2026 वाले डेनमार्क में होंगे। अभी 2024 में जो हुए थे वो चाइना में हुए थे, दोनों को चाइना ने जीता था, ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा 2024 में वर्ल्ड पिकबॉल चैंपियनशिप सीरीज, ये भारत में हुई थी मुंबई में। 2025 में वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप दोहा कतर में होगा। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 23वां संस्करण ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। एशियन गेम्स 2026 में जो है 20वां संस्करण जापान में होगा। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 होगा बिहार में। और आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025, जो कि इसका दूसरा संस्करण है, अभी मलेशिया में हुआ था, अभी ये हो चुका है। आप लोग बताएंगे इसमें विजेता कौन रहा था और उप विजेता कौन, रनर अप कौन रहा। उसके अलावा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, ये पाकिस्तान और यूएई में होगा। और आज हमने पढ़ी लिया नवा एशियन विंटर गेम्स, ये हो चुका है चीन के हार्बिन में, जिसमें टॉप पे चाइना ही रहा है। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 17 फरवरी को। तो हर साल 17 फरवरी को ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, टूरिज्म से याद आएगा, 2-3 दिवस और होते हैं। एक तो वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है, वो 27 सितंबर को होता है। नेशनल टूरिज्म डे हम मनाते हैं 25 जनवरी को। एक वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर याद रखना, मैड्रिड स्पेन में आपको मिलेगा। एक इंडेक्स भी होता है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 वाला जो था, उसमें भारत की रैंक 39 थी, टॉप पर अमेरिका था। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है।
तो टूरिज्म से ही ये 3-4 तरह के प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। और आज जो हमने पढ़ा वो है वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, इंग्लिश में बोलोगे तो ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे। ये 17 फरवरी को मनाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। अब डे वाला प्रश्न है, तो चलो फरवरी में कौन कौन से डेज हम मना चुके हैं एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 10 फरवरी को नेशनल डीवॉर्मिंग डे यानी कि कृमि मुक्ति दिवस, 10 फरवरी को इस बार हमने अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया, एपिलेप्सी डे, जो कि फरवरी के दूसरे सोमवार को होता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, 11 फरवरी सेफर इंटरनेट डे, 11 फरवरी एंटी स्मगलिंग डे, तस्करी विरोधी दिवस, 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस, प्रोडक्टिविटी डे, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस और 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे मनाया था। उसके अलावा अभी 15 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में हमने मनाया, जो कि फरवरी के तीसरे शनिवार को होता है। तो फरवरी के अभी तक के ये इंपॉर्टेंट दिवस थे, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और दिवस हमारा छूट गया, मैंने शायद यहाँ पे लिखा नहीं है। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस, ये भी अपडेट कर लेना है ना। अभी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर हुआ? तो आंसर होगा मस्कट में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिंद महासागर सम्मेलन की, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 की। इस बार ये इसका 8वां संस्करण था। अभी 16 और 17 फरवरी को हुआ ओमान की कैपिटल मस्कट में। तो भारत फाउंडेशन ने ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया। थीम थी समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा, और इसका उद्घाटन किया हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। और इससे पहले वाला जो 7वां संस्करण था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इस बार 8वां है, ये ओमान की कैपिटल मस्कट में हुआ। अच्छा, कुछ समिट्स सम्मेलन अब मैं यहाँ पे आपको रिवाइज कराऊंगा। 2025 वाले ही सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हिंद महासागर की बात हुई है, तो हिंद महासागर से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं, कुछ स्टैटिक कुछ करंट अफेयर्स के, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो एक याद रखेंगे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 2024 में जो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ था भारत ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इस बार वाला मस्कट ओमान में हुआ। हिंद महासागर ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशियन है, और इंडियन ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट ये सुंडा द्वीप जो जावा ट्रेंच में है वहां पर है। और लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन में सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो मेडागास्कर है। अभी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल नए बने थे, संजीव रंजन उनका नाम है। और ट्रोपेक्स एक्सरसाइज ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने हिस्सा लिया था। कहाँ पे हुआ था ये? हिंद महासागर में हुआ था। हर 2 साल में होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स तो हम ध्यान रख लेंगे। अब बात सम्मेलनों की है, कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स मैंने आपको कहा रिवाइज करवाऊंगा, तो आ जाओ। अभी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट ये अभी मई में होगा, भारत में ही होगा। पहली बार भारत होस्ट कर रहा है तो इंपॉर्टेंट है, और मुंबई में होगा। ये इंपॉर्टेंट भी इसलिए क्योंकि 3 बार भारत इसके वेन्यू को चेंज कर चुका है। पहले कहा गोवा में, फिर कहा नई दिल्ली में, अब कह रहा है मुंबई में। तो इसको जरूर ध्यान में रखना। उसके अलावा 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 भोपाल में हुआ। ग्रामीण भारत महोत्सव हुआ नई दिल्ली में। 28वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026 ये भारत में होगा। इंडिया एनर्जी वीक 2025 हुआ नई दिल्ली में। काशी तमिल संगम 3.0 हुआ वाराणसी में। 8वां इंडस फूड 2025 ग्रेटर नोएडा में। 15वां एरो इंडिया 2025 हुआ बेंगलुरु में। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन हुआ कोणार्क ओडिशा में। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन हुआ गुजरात के गांधीनगर में। 27वां अंतरराष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 हुआ कोलकाता में, और जो अगला है 28वां वो जापान में होगा। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन हुआ गांधीनगर गुजरात में। पहला प्रौद्योगिकी संवाद या डायलॉग ये आईआईसी बेंगलुरु में हुआ। हथकरघा सम्मेलन जिसका नाम है मंथन ये हुआ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 हुआ नई दिल्ली में। ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन हुआ था, मतलब ये होगा भारत में अभी मार्च में। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन हुआ अबू धाबी यूएई में, जिसमें चीफ गेस्ट हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर थे। उसके बाद देखें अगर अभी 10वां विज्ञान फिल्म महोत्सव हुआ गोवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया भारत में नई दिल्ली में। पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 ये यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। बिम्स्टेक यूथ समिट ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की जो बैठक है ये भारत में हुई नई दिल्ली में। अभी 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 ये दुबई यूएई में हुआ।
कौन सा संस्करण? 12वां संस्करण। ठीक है, तो ये सब सम्मेलन है, समिट्स हैं, बैठकें हैं। अभी 2025 वाली मैंने आपको लेटेस्ट रिवाइज करवाई, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि एक पर्यावरण थिंक टैंक है जर्मन वॉच, और इसने अभी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 को जारी किया। इसमें भारत कौन से स्थान पर है ये पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा इसका तो छठे स्थान पर। इंग्लिश में बोलोगे तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, यानी कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 कौन जारी करता है? जर्मन वॉच, जो कि एक एनवायरमेंट रिलेटेड एक थिंक टैंक है। तो ये इंडेक्स बताता क्या है? ये बताता है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंजेस की घटनाओं से प्रभावित हुआ है। मतलब जैसे कि तूफान, बाढ़, हीट वेव और सूखे के कारण जो मानवीय या आर्थिक नुकसान होते हैं वो कहां पर ज्यादा हुए हैं, कहां पर कम हुए हैं, उसी के आधार पर ये रैंकिंग डिसाइड की जाती है। तो इस रैंकिंग में जो टॉप पर होता है देश, इसका मतलब वो टॉप पर हुआ, इस टॉप पर है मतलब उस वहां पे सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज का प्रभाव देखने को मिला है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो मतलब इस रैंक में टॉप पर आना अच्छी बात नहीं है, कहने का मतलब यह है। तो टॉप पर कौन है इस लिस्ट में? डोमिनिका, सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ डोमिनिका। फिर चाइना है, फिर होंडुरास है, भारत छठवें स्थान पर है। और ये जो रैंक है इन्होंने 1993 से 2022 यानी कि 30 सालों के डेटा के आधार पर यह रैंक इन्होंने जारी की है। वैसे ये रैंक 2006 से जारी करते आ रहे हैं ये लोग। कौन सी रैंकिंग है, कौन सा इंडेक्स है? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जलवायु जोखिम सूचकांक। ठीक है, तो ये इंडेक्स याद रखेंगे। कौन जारी करता है? जर्मन वॉच, ये याद रखेंगे। भारत की रैंक 6 है, टॉप पर डोमिनिका है। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब रैंकिंग सूचकांक वाला प्रश्न है, तो चलो 2025 में हमने कौन कौन से इंडेक्सेस पढ़े वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। तो आपको याद होगा अभी 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत को विश्व में कौन सा स्थान मिला? उसमें भी हम छठे स्थान पर है, टॉप पर चाइना था। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत 123 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स आया था, उसमें भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कोलकाता है, टॉप पर कोलंबिया का बैरंक्विला है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की ओवरऑल रैंक 25 है, टॉप पर अमेरिका है। कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, और भारत में टॉप पे कर्नाटक है और विश्व में टॉप पे ब्राजील है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में टॉप पे चाइना, तीसरे पे भारत। नीति आयोग ने जो पहली बार राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया, उसमें पहले 3 प्लेस मैंने आपको बताए थे, पहले पे उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा। फोर्ब्स की 2025 के दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत 12वें पे है, टॉप पर अमेरिका। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहला स्थान मिला। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 के रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर चाइना है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉप पे डेनमार्क है। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया। तो ये सब इंडेक्सेस इस साल हमने पढ़े, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो सही उत्तर होगा फिलीपींस। तो फिलीपींस ये भारत से आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा, कितने में? $200 मिलियन में। आकाश मिसाइल की बात करें तो ये मध्यम दूरी की सतह से हवा में, सरफेस टू एयर में मार करने वाली एक मिसाइल है। इसको बनाया किसने? निर्माण किया है डीआरडीओ ने। और ये विमान या क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को निशाना बना सकती है। और फिलीपींस से याद आएगा, फिलीपींस इसको खरीद रहा है। तो फिलीपींस से याद रखना, इससे पहले फिलीपींस भारत से और क्या खरीद चुका है? हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो फिलीपींस हमसे खरीद चुका है $375 मिलियन में। और अब ये आकाश मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है $200 मिलियन में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि फिलीपींस के अलावा या फिलीपींस के बाद कौन सा देश भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है, तो आंसर करना इंडोनेशिया। ये वही इंडोनेशिया है जिसके प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो अभी रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट रहे थे। ये वही इंडोनेशिया है जो इस बार ब्रिक्स का नवीनतम यानी कि 10वां सदस्य देश बना है। बाकी पहले मैं आपको फिलीपींस की स्टैटिक बता दूं, एक बार फिलीपींस मैप में बता दूं कहां पर है। तो ये रहा मैप में फिलीपींस। कैपिटल होती है मनीला में आपको किसका हेडक्वार्टर? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी होती है फिलीपीन पेसो। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, इसका उत्तर भी मैं अभी दूंगा कुछ देर में, लेकिन पहले आप कोशिश करना
कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि वो कौन सा देश है जो भारत से ट्रोजन गन खरीद रहा है। ट्रोजन गन इसको भारत और फ्रांस ने मिलकर के तैयार किया। आपको बताना है ये कौन सा देश हमसे खरीद रहा है। अभी इसी तरह के कुछ डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा और इसी में आपको उसका उत्तर भी मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम अगर बात करें कि इस बार के बजट में रक्षा मंत्रालय को कितना बजट अलोकेट हुआ, 6.81 लाख करोड़। उसके अलावा सिग 716 असोल्ट राइफल्स ये भारत किस देश से खरीद रहा है? अमेरिका से। AK-203 राइफल्स हम रशिया से खरीद रहे हैं, इसका निर्माण किया जा रहा है यूपी के अमेठी में। उग्रम ये स्वदेशी असोल्ट राइफल है, डीआरडीओ ने बनाया। ब्रह्मोस मिसाइल ये भारत और रशिया ने मिला, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हमने कहा फिलीपींस और उसके बाद इंडोनेशिया हमसे खरीद रहा है। वशुराज ये कम दूरी का हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। समर 2 ये लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम है हमारी। उसके अलावा इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपो का आयोजन ये जोधपुर में हुआ था, जब तरंग अभ्यास का आयोजन हो रहा था पिछले साल राजस्थान और तमिलनाडु में। और हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर जिसका नाम सोनोबॉय है, ये भी हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। हमारे सेना प्रमुख ने मल्टी टारगेट एक्सप्लोजिव डिवाइस अग्निअस्त्र को लॉन्च किया था। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक काम करना, हमारी तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, ये पिछले साल ही नए बने थे। इन तीनों के नाम आप लोगों को लिख के बताने हैं। उसके अलावा आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन ये तैयार किया यूक्रेन ने। C-295 परिवहन विमान ये स्पेन से खरीद रहे हैं, स्पेन की एयरबस कंपनी से। रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ अभी K9 वज्र T स्वचालित ट्रैक्ड तोपों यानी कि आर्टिलरी गन्स के लिए समझौता किया? लार्सन एंड टुब्रो। और फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया ये भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। अच्छा, यहाँ पे वो प्रश्न आया नहीं ना जो मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा देश है जो भारत से ट्रोजन गन खरीद रहा है, तो उसका आंसर लिख लेना, आर्मेनिया उसका आंसर होगा। वैसे आप सभी ने उत्तर कर दिया होगा क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वैसे हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2025 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड्स में अभी किसने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो सही उत्तर होगा स्वप्निल कुसाले। एक्चुअली में अभी 14 फरवरी 2025 को मुंबई के ताजमहल पैलेस में अभी 2025 स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड्स की अभी घोषणा की गई। तो इसमें किस किस को कौन सा अवार्ड मिला जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में चुना गया PR श्रीजेश को, जो हॉकी प्लेयर है, संन्यास ले लिया वैसे तो। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल चुना गया मनु भाकर को, जो शूटर है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर भी मनु भाकर को चुना गया। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर स्वप्निल कुशाले, यही प्रश्न में पूछा था, जो शूटर है। इसके अलावा नेशनल टीम ऑफ द ईयर ये हमारी जो भारतीय पुरुष और महिला जो शतरंज टीम है उसको चुना गया। अभी आपको याद भी होगा 45वां चेस ओलंपियाड इन दोनों ने जीता था, पुरुष में भी और महिला टीम ने भी। हमारी जो महिला टीम है शतरंज की ये विजेता रही थी, तो इन्हें नेशनल टीम ऑफ द ईयर चुना। उसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को चुना। कोच ऑफ द ईयर जसपाल राणा जो शूटर है। गेम चेंजर का अवार्ड मिला था जयशाह को, जो कि ICC के चेयरमैन है। अच्छा, ये तो कुछ 8-9 ही मैंने आपको यहाँ पे अवार्ड्स बनाए हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। इसके अलावा पूरी लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एक बार पूरी लिस्ट आप रीड जरूर कर लेना, ताकि कौन कौन सी कैटेगरी और किसे अवार्ड मिला ये आप देख लोगे। शायद यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई न दे ढंग से, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स मोबाइल में ही देखते हैं ना, तो ये छोटा छोटा आपको दिखाई न दे। तो PDF जो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, PDF में आपको आराम से बड़ा बड़ा दिख जाएगा। PDF जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं, अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF अपलोड होती है, डिटेल्ड PDF मिलती है बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके जरूर रख लेना। वहां पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं आप। उससे क्या होगा, जो भी अपडेट होता है, चाहे वीडियो अपलोड होने का हो, क्विज आने का हो, सॉरी क्विज तो अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे आती है, यहाँ पे PDF आपको मिल जाती है। तो जो भी चीजें अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कर देना, नहीं करा होगा भी आप लोगों ने तो। और इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके, अगर सेशन पसंद आए तो, मेहनत अच्छी लगे तो। चलो फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाकी देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे। अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सब सी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा मेटा ने।
प्रोजेक्ट का नाम है वाटर वर्थ। कौन शुरू करेगा? मेटा। मेटा क्या? जो फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है वो मेटा, मार्क जकरबर्ग की कंपनी। तो इसमें ये भारत और अमेरिका के बीच में 50,000 किलोमीटर की लंबी समुद्र के नीचे केबल बिछाएंगे। उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना। अच्छा, भारत ही क्यों? आपको पता है मेटा के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि हमने कहा फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन पर भारत में सबसे ज्यादा यूजर्स हैं, 100 करोड़ से भी ज्यादा है। और अब तो हाई स्पीड इंटरनेट गांव और कस्बों में भी पहुंच रहा है। तो मेटा इन सभी को अपने यूजर्स के रूप में देख रहा है, इसीलिए। और जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो इससे दुनिया के 5 महाद्वीप जुड़े होंगे और ये दुनिया का सबसे लंबा समुद्री केबल प्रोजेक्ट होगा। 5 कौन कौन से? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इसी तरह से केबल बिछाने की बात है तो आपको याद आ रहा होगा, अभी शायद दिसंबर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलायंस जियो ये 2 अंडर सी केबल बिछाएगा। एक का नाम होगा IAX यानी कि इंडियन एशिया एक्सप्रेस, और एक है IEX इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। जो IAX है वो चेन्नई से एशिया को जोड़ेगा और जो IEX है वो मुंबई को यूरोप से जोड़ेगा। ये कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा, तो उसको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा अंबानी परिवार। तो अभी ब्लूमबर्ग ने 2025 के एशिया के सबसे अमीर परिवारों की रैंकिंग जारी की है। इसमें मुकेश अंबानी और उनका जो परिवार है वो इस लिस्ट में टॉप पर है। इसमें टॉप 20 में 6 भारतीय परिवारों को शामिल किया है। वो 6 परिवार पहले मैं आपको बताऊं तो अंबानी फैमिली सबसे टॉप पर है, मिस्त्री फैमिली ये चौथे स्थान पर है, जिंदल फैमिली 7वें पे है, बिरला फैमिली जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की है 9वें स्थान पे, बजाज फैमिली 13वें पे और हिंदुजा ग्रुप 18वें पे है। वैसे पूरी लिस्ट में टॉप 3 अगर मैं फैमिलीज की बात करूं तो पहले पे तो हमने देखा अंबानी फैमिली है, दूसरे पे चेरावेनॉन्स फैमिली है थाईलैंड की, तीसरे पे हार्टून्स फैमिली है इंडोनेशिया की। यहां पे हम बात कर रहे हैं ब्लूमबर्ग के अनुसार 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवार हैं ये, धन कुबेर आप कह सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहां पे हुआ? तो ये हुआ म्यूनिक में। म्यूनिक कहां पर है? जर्मनी में। तो याद रखेंगे म्यूनिक जर्मनी में अभी चौथा नो मनी फॉर टेरर नाम से एक सम्मेलन हुआ। नाम से ही समझ में आ रहा है इस सम्मेलन का उद्देश्य है आतंकवाद की फंडिंग को रोकना, और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय ने। इस बार ये का चौथा संस्करण था इस सम्मेलन का। इसका पहला संस्करण 2018 में पेरिस में हुआ था, दूसरा संस्करण 2019 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा सम्मेलन 2022 में हुआ था भारत में नई दिल्ली में, और अभी ये चौथा 2025 में हुआ म्यूनिक जर्मनी में। जर्मनी की करेंसी है यूरो। जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमेयर है। अब वैसे सम्मेलन वाला प्रश्न था तो आज ही मैंने आपको 2025 के सारे इंपॉर्टेंट सम्मेलन रिवाइज करवा दिए हैं। ठीक है, तो अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दिवंगत विमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? इनका निधन हो गया अभी, तो आंसर होगा चिपको आंदोलन। तो विमला बहुगुणा वे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की वाइफ थी। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो ये उनकी वाइफ थी विमला बहुगुणा, और अभी 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्होंने 1973 में उत्तराखंड में चमोली जिले में चिपको आंदोलन में जो पेड़ों के संरक्षण के लिए हुआ था उसमें अपने पति का साथ दिया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने 1953 और 1955 के बीच बिहार में भूदान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसका उद्देश्य था भूमि मालिकों को स्वेच्छा से अपने जमीन का एक हिस्सा भूमिहीन लोगों को देने के लिए राजी करना। इसके अलावा 1990 के दशक में ही टिहरी बांध, जो कि सबसे ऊंचा बांध है हमारा, टिहरी बांध आंदोलन में भाग लेने के लिए हजारों महिलाओं को प्रेरित किया था इन्होंने, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। तो इनका नाम काफी न्यूज में रहा। सामाजिक कार्यकर्ता थी विमला बहुगुणा, इनका भी निधन हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी मैंने बोला नर्मदा बचाओ आंदोलन, अगर पूछूं इसको किसने शुरू किया था तो याद रखना मेघा पाटेकर ने। और भारत में भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। अब वैसे ये निधन वाला प्रश्न है ना,
तो देखते हैं अभी 2025 के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनका भी निधन हुआ। तो एक याद रखना, दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्नेस कैलेटी का निधन हो गया, वे हंगरी से थी। फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान थे डॉक्टर पियरे सिल्वेन, इनका भी निधन हो गया, 2024 में पद्मश्री मिला। पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर आर चिदम्बरम का निधन हो गया, 1999 में पद्म विभूषण मिला। वर्तमान में हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला या सबसे व्यक्ति का निधन हो गया, ये टोमिको इटू का इनका नाम था, जापान से थी। और उसी तरह से सबसे बुजुर्ग पुरुष व्यक्ति का निधन हो गया, जॉन टेनिसवुड नाम था, ब्रिटिश व्यक्ति थे, 112 वर्ष में निधन हुआ। डॉक्टर के एम चेरियन हृदय रोग विशेषज्ञ थे, 1975 में भारत की पहली सफल कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी इन्होंने की थी। उन्होंने भारत का पहला हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण भी किया था, 1991 में पद्मश्री मिला था। अभी नामीबिया देश के पहले राष्ट्रपति थे सैम नुजोमा, उनका भी निधन हो गया, तो ये भी ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा शेयर करके, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और अगर वीकली करंट अफेयर्स आप देखते हैं तो 14 फरवरी तक के सारे अपलोड हो चुके हैं, तो उसको एक रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाते हैं? 15 फरवरी को। फिर पूछा, भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। फिर पूछा, चर्चा में रहा इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस का संबंध किससे है? नई प्रजनन तकनीक से। महिला प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन कहाँ शुरू हुआ? वडोदरा में। और स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए भी किसके साथ समझौता किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। आइंस्टीन रिंग की खोज की है अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। चर्चा में रहा बेल विवाह कहाँ होता है? नेपाल। लोकसभा ने कितनी भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल किया? 6। दुबई ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में भारतीय छात्रों ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। और आखिरी प्रश्न था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया, इस कला का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। और कल आपसे क्या पूछा था कि डीआरडीओ ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की, नाम क्या है? हिम कवच आंसर होगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।